हमको पता चलेगा ये वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है। और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। गोल्ड ज्वेलरी 2-3 बिलियन की भेजते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो यार मैकेनिकल ज्वेलरी है मोस्टली। उसमें 2-3% वैल्यूएशन होता है, वो तो 25% ले नहीं पाएगी। मुझे नहीं लगता ले पाएगी। तो वो हम्म। बहुत शायद प्रॉब्लम होने वाली है उनको। लॉजिक पे बात करें तो उनकी प्रॉब्लम थी चाइना। जो फर्स्ट टर्म में वो चाइना के पीछे पड़े हुए थे। इस टर्म में जो लोग चाइना से सामान लेके थोड़ा बहुत 2-4% वैल्यू एड करते हैं ना, उनके पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने वियतनाम से कहा कि 40% लगाएंगे अगर तुम चाइना का गुड ज्यादा यूज करोगे उसमें। सर आपने वो खबर तो देख ही ली होगी, आपकी रिसर्च कल आई भी थी इस पे, इनके टैरिफ के बाद जो आपने भेजा था। तो 25% जो टैरिफ लगाया है इन्होंने, जो 1 अगस्त से लागू होगा, और उसमें कुछ पेनल्टी की भी बात करी है जो अभी 1-2 दिन में वो बताएंगे। किस तरह से आप देखते हैं इंडिया पे इसका असर? पहले तो ये हम समझ लें कि ये नेगोशिएशन जो है खत्म नहीं हुए हैं। ये कॉमा लगा है, पॉज लगा है। ट्रम्प की स्टाइल है प्रेशर डालने की। इस तरह से वो प्रेशर डालना चाहते हैं। देखिए ट्रम्प की टीम, हमने लास्ट वीक सुना था कि वो अगस्त के सेकंड वीक में आने वाले हैं नेगोशिएशंस के लिए। तो हम्म। नेगोशिएशंस तो चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। 15 दिन हम्म। पहले भी इंडियन टीम वॉशिंगटन में थी, अभी ये लोग आ रहे हैं अगस्त सेकंड वीक में। वो सब चल रहे हैं, वो प्रेशर डालने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। तो बिना प्रेशर में आए हुए हमको जो देना है वो देना चाहिए, जो नहीं देना है एग्रीकल्चर डेयरी ऐसा वो नहीं देना चाहिए। हम्म। तो सर लेकिन 1 तारीख से तो ये लग जाएगा, ये 25% टैरिफ जो बात चल हम रही है। हम अकेले थोड़ी, जिनके ऊपर डील हुआ उनके ऊपर भी तो लगेगा। वियतनाम 20% देगा डील में, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में, सारा अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने के बाद में। जापान सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने वाले 15% देगा, इंडोनेशिया 19% देगा, फिलीपींस 20% देगा। ये लोग तो अपना फुल सेक्रीफाइस करने के बाद में इतना इतना टैरिफ चार्ज कर रहा है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि हमारा 25% बिना जीरो सेक्रीफाइस के साथ में जो बेटर है इनके डील के बनिस्बत। अच्छा अच्छा। तो सर मान लीजिए हम 25% 1 जुलाई से 1 अगस्त से शुरू कर देंगे देना। जो भी एक्सपोर्ट जाएगा उस पर 25% प्लस जो पेनल्टी जो अनाउंस करा है वो पता नहीं क्या होगी। वो 1 तारीख को हो सकता है संभवतः पता चले। तो क्या किस सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा, कुछ इसका एक आइडिया दे सकें सर? देखो ये हमको पता चलेगा ये वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है। और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। वो शायद हम्म। कल या परसों अनाउंस करना चाहिए। लेकिन एक हम्म। एग्जांपल बताता हूँ कैसे हमें देखना। जैसे कि हम एक जेंट शर्ट्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में आज 12% ड्यूटी है, एमएफएन ड्यूटी जो बोलते हैं हम लोग। हम्म। उसके ऊपर 25 और लगेगी तो 37% हो गई। पेनल्टी हमें पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं तो 37 हमारी हो गई। चाइना के ऊपर 30 + 12 42 लगेगी। तो चाइना के कंपैरिजन में हम थोड़ा फायदे में रहे। बांग्लादेश की 34 + 12 है, उनके कंपैरिजन हम थोड़ा फायदे में है। लेकिन वियतनाम की केवल 20 है। तो वियतनाम के देखते हुए हम घाटे में हैं। तो ये चारों चारों बड़े सप्लायर हैं यूएस के। तो जो टॉप टू हैं, चाइना बांग्लादेश, उनके साथ हम अच्छा अच्छा करेंगे उनके कंपैरिजन में। वियतनाम के कंपेरिजन में कम करेंगे। लेकिन वियतनाम की प्रॉब्लम दूसरी है। ट्रम्प ने कहा अगर चाइना का ज़्यादा माल इनपुट यूज़ किया एक्सपोर्ट बनाने में तो चालीस हम्म। परसेंट ड्यूटी लग जाएगी, तो वियतनाम भी हमसे नीचे हो जाएगा। तो सब हम्म। कुछ बहुत ही फ्लक्स में और कॉम्प्लेक्स है। चीज़ें जब ये ट्रम्प की तरफ से सारा आ जाएगा टैरिफ सब लोगों के ऊपर, सब सेक्टर को, तब थोड़ा हम लोग ठीक से बात कर पाएंगे। अभी बात करनी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको शर्ट्स बताया, ऐसे बताते हैं कुछ सेक्टर यहाँ कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। तो फार्मा में जीरो टैरिफ है। बात कर रहे हैं 200% लगाए, आज से लगाया नहीं है, कल लगाए तुम्हें पता नहीं है। लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें उनका जीरो है। 5 बिलियन का वो है, तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे स्मार्टफोन है, हमारा सबसे बड़ा आइटम जो आईफोन एक्सपोर्ट होता है 10-11 बिलियन डॉलर का, उसमें जीरो हम्म। टैरिफ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ फर्क पड़ेगा, तो हम जैसे 2 बिलियन डॉलर का मछली नहीं श्रिम्प्स हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। हम्म। तो वो वहाँ शायद 16-17% ड्यूटी है, 17 + 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो कनाडा के साथ में एफटीए, वहाँ से सस्ते में ले आएंगे। हो सकता है श्रिम्प वाला हमारा, अब देखना पड़ेगा। उनके टेस्ट में कोई इंडियन श्रिम्प ज़्यादा बस गई है तो शायद फर्क ना पड़े।
है ना? अगर वरना कैनेडियन वैसे श्रिम्प हो जाएगी, क्योंकि तो बहुत ही हम्म, पर्सनलाइज आइटम है। अब इसकी डायमंड की बात करें तो हम लोग 5 बिलियन डायमंड भेजते हैं यूएस को, 2.5 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो शायद यूएस से ये डायमंड आता हमारे यहाँ कट एंड पॉलिश होकर वापस चला आता है, तो उसके ऊपर टैरिफ ना लगे 2.5 बिलियन पे। लेकिन बाकी ढाई जो हम कहीं और से मंगा के यूएस भेजते हैं उसमें टैरिफ लग जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी 2-3 बिलियन की भेजते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो यार मैकेनिकल ज्वेलरी है मोस्टली, उसमें 2-3% वैल्यूडेशन होता है, वो तो 25% ले नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता ले पाएगी। तो वो हम्म, बहुत शायद प्रॉब्लम होने वाली है उनको। हम्म, तो उसमें और देशों से खतरा की बात ही नहीं करूंगा। उसमें तो क्या है, जैसे अगर मैं गोल्ड ज्वेलरी का व्यापार करता हूँ तो मैं अपना सेटअप यूएस में कर लूंगा तो शायद ज़्यादा फायदे में रहूंगा, क्योंकि सब मैकेनिकल प्रोसेस है अधिकतर। तो गोल्ड ज्वेलरी में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हम सेक्टर बाय सेक्टर कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में तब करेंगे जब सब कंट्री का टैरिफ वो अनाउंस कर देते हैं। सर उसको फोन को लेके कंफ्यूजन है सर। आप बोल रहे हैं या जो रिपोर्ट में, कई रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें बोला गया है कि फोन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन टिम कुक, एप्पल के सीईओ टिम कुक का जो बयान था वो बोल रहे थे कि उसमें ड्यूटी लगेगी 20% की। फिर टिम कुक ज़्यादा पास में, उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। अमेरिका ने बहुत पहले एक लिस्ट निकाली थी 2-3 महीने पहले, जहां जिन आइटम पे जीरो टैरिफ है उनको उन्होंने लिस्ट किया था। उसमें ये थे एनर्जी प्रोडक्ट थे, जैसे पेट्रोलियम एलएनजी थे, फार्मास्यूटिकल्स थे उसमें, और इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट थे उसमें। ये भी था, स्मार्टफोन भी था। तो हम वहाँ के उससे कह रहे हैं, अगर बीच में ऐसा कुछ वहाँ बात हुई है जो हम लोगों की नज़र में पब्लिक डोमेन में है नहीं, हम्म, तो बात अलग है। क्योंकि टिम कुक ने कहा है तो कुछ बात तो होगी, या शायद चल रही हो, मुझे नहीं मालूम, कह नहीं हम्म। सकते हैं। तो आपके हिसाब से सर फोन पे कोई जो हम अभी अभी जो रिपोर्ट में देख रहा था उसमें इंडिया जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया था मोबाइल का। चाइना को उसने पीछे छोड़ा हुआ था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखिए, जो इन्होंने जो 25% ड्यूटी लगाई है उसको हम कैसे पढ़ें? हमारे पास में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो जैसे कि जब जापान के ऊपर 15% ड्यूटी लगाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ जैसे स्टील पे 50%, वो 50% लगता रहेगा। जो हॉरिजेंटल टैरिफ्स हैं स्टील पे 50, वो लगता रहेगा। इस तरह मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉरिजेंटल टैरिफ है कि पेट्रोल पे नहीं लगेगा, स्मार्टफोन पे नहीं लगेगा, फार्मास्यूटिकल पे नहीं लगेगा। कल को ट्रम्प का कोई ठिकाना नहीं, वो पलट जाए, वो कहें हर एक के ऊपर 25 जोड़ दो। लेकिन आज ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है एक उन्होंने। आपकी ही रिपोर्ट देख रहा था सर जिसमें जापान और वियतनाम को लेकर जो है आपने बोला था कि उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। यूएस कुछ बोल रहा है, जापान कुछ बोल रहा है। जैसे वो 90% प्रॉफिट की बात थी, जो बोला था कि 90% प्रॉफिट जापान का इंडिया वहीं यूएस में ही रहेगा। तो जापान ने इंटरप्रेट करा कि भाई दोनों मिल के लगाएंगे, वो प्रॉफिट उनका रहेगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, देखिए ये जो है बहुत ही अच्छी बात उठाई है आपने। जितने देशों के साथ हुआ है समझौता, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। यूके का मैंने नहीं पढ़ा, बाकी हर जगह। वियतनाम के लोगों ने कहा कि हमने तो ए कंसेशन एग्री किए थे। ट्रम्प भाई साहब ने हमारे सेक्रेटरी जनरल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इक्विवेलेंट हैं, उनसे फोन पे बात की और ट्रम्प ने A+++ अनाउंस कर दिया। इंडोनेशिया वाले भी यही परेशान है कि हमने तो कम निगोशिएट किया था, उन्होंने ज़्यादा अनाउंस कर दिया। जापान का तो देखिए हमने लिख के दिया है कि जापान के तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक पर्चा जारी किया है कि हम्म, जो है हमने ये सब एग्री नहीं किया था, और ये सब एग्रीमेंट है भी नहीं। ये तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। फ्रेमवर्क का मतलब इन प्रिंसिपल, मतलब ये निगोशिएशन होना है अभी। तो सबने डिस्प्यूट किया हुआ है। हम्म, हम्म। तो अगर सर एशिया की हम बात करें तो अगर 25% टैरिफ लगता भी है तो केवल वियतनाम को थोड़ा सा एज मिलता है क्योंकि उसका 20% है। बाकी में हमें बाकी में हम बेहतर रहेंगे। हाँ, एक्चुअली बाकी में अगर हम लॉजिक से बात करें, मुझे मालूम नहीं मिस्टर ट्रम्प कितना लॉजिक पे चल रहे हैं। लॉजिक पे बात करें तो उनकी प्रॉब्लम थी चाइना। जो फर्स्ट टर्म में वो चाइना के पीछे पड़े हुए थे। इस टर्म में जो लोग चाइना से सामान लेके थोड़ा बहुत 2-4% वैल्यू एड करते हैं ना, उनके पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने वियतनाम से कहा कि 40% लगाएंगे अगर तुम चाइना का गुड ज़्यादा यूज़ करोगे उसमें। तो उस हिसाब से इंडिया उसमें नहीं आता कहीं भी। हमारा देखो गारमेंट है, हम सब अपना लोकल वैल्यूडेशन होता है सारा, हम तो हम उसमें नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये लॉजिक किसी लॉजिक पर चले मिस्टर ट्रम्प, और पर्सनल अपना उन्होंने गुस्सा वुस्सा नहीं निकाला किसी बात से,
तो हम्म। हमारे तो टैरिफ कम ही रहने चाहिए कंपेयर टू आसियन एशियन कंट्रीज। तो सर उस जॉइंट स्टेटमेंट का क्या होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे यूएस में, और दोनों ने जो है जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि 2030 तक जो है हम 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम कर लेंगे। देखो, ज़्यादा ज्वाइंट स्टेटमेंट में पढ़ो नहीं, वो सब फील गुड होते हैं, उनको भूल जाना चाहिए हम लोगों को। 2014 में भी 500 बिलियन डॉलर की बात हुई थी, उसके बाद भी हुई थी। मैं कम से कम 4 डिफरेंट ईयर्स में देख चुका हूँ कि इंडिया यूएस का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ये जस्ट फील गुड है, इसके पीछे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। बट ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। देखो, आज का ट्रेड 190 बिलियन डॉलर है, तो 10 साल में डबल होना इतनी कोई खास बात नहीं। यूएस हमारा ट्रेड बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो हो जाएगा इतना। लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये पहली बार नहीं कहा है हमने। हमने 2014 में भी कहा था, उसके बाद में 2 बार और कह चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री जी गए फिर हमने कह दिया। तो वो सेंसिटिव मेरे दिमाग में इतना बनती नहीं है इस फिगर की। तो सर ये भी कहा जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका के बजाय जो है दूसरी जगह दूसरे मार्केट ढूंढने होंगे। जिस तरह से अमेरिका का बिहेवियर है इंडिया को लेकर या दूसरे सारे दुनिया के दूसरे देशों को लेकर। नहीं, बिहेवियर के तो ट्रेड रूल्स हैं। आप अपना संभालिए देश, हम अपना संभाल रहे हैं। ट्रेड अगर चाहिए तो कर लो, उनको हमारे गुड्स चाहिए ना। देखो, हम ऐसे थोड़ी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। वहाँ की जो फर्म्स है, वो हमारी फर्म को ऑर्डर देती है, उनको हमारा सामान चाहिए, तब हम भेजते हैं, उसको वो पैसे देते हैं। मतलब उनको चाहिए, इनिशिएट होता है उनकी तरफ से, उनको इंडिया का माल चाहिए इसलिए हम भेजते हैं। ऐसा कोई गरज नहीं है उनको हमारे लेने की, हमको उनको भेजने की। तो हम्म। ये तो ट्रम्प है, 2-3 साल में चले जाएंगे। इसके पहले ऐसे लोग नहीं थे, आगे भी ऐसे लोग नहीं आएंगे होपफुली। तो ट्रेड है, चलता रहेगा, इसमें कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम रूल्स से खेलते रहेंगे और अपनी रेड लाइन जो है वो बिना सेक्रीफाइस किए करते रहेंगे ट्रेड। ऐसी क्या बात है। और बाकी जगह भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यूएस मार्केट छोड़ना थोड़ी है, छोड़ने की कोई बात नहीं है उसमें। पूरा पकड़ के रखना है और बढ़ाना है इनको भी। सर एक चीज इस पे आऊंगा, जो ट्रम्प साहब बार बार बोलते हैं कि हमने जो है हमारे कहने पे सीज फायर रोका गया, हमने बोला कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर इन्होंने फिर 25% का टैरिफ अनाउंस कर दिया। और एक तरफ जो है आज सुबह का उनका बयान है जो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल खोजेंगे। और अगर डिस्कवरी हुई तो हम हो सकता है कि हम एक दिन इंडिया को भी तेल बेचे पाकिस्तान से। ये इस तरह का बयान का किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ जब बोलते हैं कि ट्रेड डील कर रहे हैं दोनों देशों से इसलिए हमने युद्ध रुकवा दिया, अब उन्होंने एक देश पर जो है 25% टैरिफ थोप दिया, और दूसरे देश पे बोल रहे हैं मिलके हम आपके यहाँ तेल खोजेंगे। भाई, वो ट्रम्प, ये ट्रम्प की प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को एक सर्टेन वे में, डिग्निफाइड वे में बिहेव करना चाहिए। ही इज प्लेइंग अलोंग। ट्रम्प इज वेरी डिफरेंट पर्सन, बहुत डिफरेंट आदमी है। अब हम्म। पाकिस्तान जो है, बेसिकली जो वो कहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान बेचारा वैसा करता है। वो कभी ईरान को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को यूज करना चाहते हैं, कभी किसी पर्सनल और काम से यूज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो उनका बेसिकली हैंडीमैन है, जैसे चाहते हैं यूज करेंगे। तो पाकिस्तान को बहुत सारा फेवर उनको देना पड़ेगा। वो लोग भूल जाते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा था, अमेरिकन फोर्सेस कहाँ आई थी, कहाँ मारा था। वो भूल जाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का यूज कर रहे हैं। सिंपल। इंडिया के साथ में बराबरी की रिलेशनशिप है, इसलिए सारा गुस्सा और प्यार तो बराबरी वालों में होता है ना। पाकिस्तान से केवल प्यार ही हो सकता है, गुस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको यूज कर रहे हैं। गुस्सा प्यार बराबरी वालों में, हम बराबर के हैं शायद, इसलिए वहां पर गुस्सा भी होता है। सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ जहां मतलब पाकिस्तान जो है चीन से अपने नजदीकी बढ़ा रहा है, वो हमने सिंदूर ऑपरेशन में भी देखा कि पल पल की रिपोर्टिंग वो पाकिस्तान को दे रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अब जो है यूएस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि हम मिलकर तेल खोजेंगे। अब उनकी पाकिस्तान के तेल पे भी, मिनरल्स पे भी नजर है। तो पाकिस्तान की स्थिति तो इन दोनों देशों में जो है सैंडविच की तरह हो गई कि एक एक दोस्त है और एक जो है दोस्त का दुश्मन है। आप समझ सकते हो कि यूएस पाकिस्तान में तेल खोजेंगे उसका मतलब क्या है। यूएस ने इराक में भी जब सद्दाम हुसैन को मारा था तो क्या हुआ था, बाद में सारा तेल ले गए थे वहां का, इराक का, फ्री में उठाकर। तो पाकिस्तान को इतना जो दे रहे हैं बेनिफिट, इतना जो पैसे दे रहे हैं, वो बैलेंस कहाँ से होगा, ऐसे ही होगा ना कहीं से। हम्म। तो पाकिस्तान को समझ में आएगा, हर कंट्री को प्राइस पे करना पड़ता है अपने कर्मों का। थोड़ा समय बाद समझ में आएगा, शायद नेक्स्ट जनरेशन भुगतेंगी।
सर रशिया पे आते हैं, या रशिया का भी जिक्र करा है, जो हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाई है उसमें बोला है कि आप ब्रिक्स ब्रिक्स के मेंबर हो और आप रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हो, आप रशिया से तेल खरीदते हो। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी अब चेंज होगी, क्योंकि उन्होंने खुलेआम बोला है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आप रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे अब ये डिपेंड करता है कि हमारी रशिया पे कितनी डिपेंडेंस है और यूएस से हम कितना डरते हैं। आज हम वन थर्ड ऑयल अपना रशिया से खरीदते हैं और हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हुए हैं क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा था। और खाली हम नहीं खरीद रहे, पूरी दुनिया खरीद रही थी। न केवल खरीद रही थी, खरीद के प्रोसेस करके अमेरिका और यूरोप को भेज भी रही थी। ये लोग अभी भी जागे हैं, इनका वॉर तो पहले से चल रहा था, सडनली हो। जागे हैं। अब जाग गए हैं तो कह रहे हैं कि तेल और गैस हमसे लो, लेकिन उनके पास इतने है ही नहीं, इतना वो कमिट कर चुके हैं। उनको मालूम नहीं है, उन्होंने रशिया जो है, यूरोपियन यूनियन काफ़ी तेल और गैस रशिया से लेता था, रशिया उसके पास में ही जोग्राफिकली। अब वो कह रहे हैं रशिया से बंद कर दें और सब हमसे लो। हमसे तो लो, लेकिन तुम्हारे पास है नहीं। कमिट कर दिया लेकिन है नहीं उनके पास में। तो इंडिया को ये सब कैलकुलेशन अभी करने पड़ेंगे कि रशिया से कम करने का हमें फ़ायदा क्या है, कितने डॉलर ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो यूएस को अनॉय करने की कॉस्ट क्या है, रशिया से चीप का कॉस्ट कितना है, बैलेंस करने में क्या हो रहा है। तो इंडिया को सारे कैलकुलेशन शायद अगले एक हफ्ते 10 दिन में करने पड़ेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन डर के तो इंडिया को डिसीजन नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। सर एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहूंगा। बात हो रही है कि एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर में जो है कि फील्ड में इंडिया मार्केट एक्सेस नहीं देना चाहता। तो अमेरिका क्या चाहता है इस फील्ड में सर, और इंडिया क्यों नहीं देना चाहता है उसको? भाई अमेरिका क्या है, अमेरिका चाहता है कि जितने प्रोडक्ट दुनिया के होते हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फाइनिंग, आप हर एक में अनलिमिटेड जीरो ड्यूटी कर दो हमारे प्रोडक्ट के लिए। हम जो चाहें आपको बेच लें, वो ये चाहता है। अब हम तो तैयार हो गए हैं, उनके 94-95% प्रोडक्ट जो हैं इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, ले लो, उसमें जीरो टैरिफ, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे उसके बदले में। लेकिन हम्म। एग्रीकल्चर तो हमारी प्रॉब्लम है ना। देखो, एग्रीकल्चर हमारे लिए ट्रेड इशू है ही नहीं, कभी भी नहीं था। आधी जनसंख्या जो है उस पर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। उनके लिए ये मतलब नौकरी का इशू नहीं है, उनका लाइवलीहुड इशू है। आप सुल्तानपुर के, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है अपने यहाँ, कितना ज़्यादा डिपेंड। अगर एग्रीकल्चर आप छीन लो उनसे तो कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्री में जगह नहीं है, सर्विस सेक्टर में है नहीं, वो तो मर जाएंगे आधे लोग उसमें से। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और मेरी एक थ्योरी है जो कि शायद गलत भी हो सकती है। मैं ये सोचता हूँ कि यूएस को ये बात मालूम है कि हम एग्रीकल्चर नहीं खोल सकते हैं, बहुत वल्नरेबल है। लेकिन अगर वो हमसे डील कर लेते हैं बिना एग्रीकल्चर का, तो बाकी देश भी उनके पास आएंगे दौड़े, भाई हमारी भी एग्रीकल्चर छोड़ दो, हमारी भी वल्नरेबल है। आज उन्होंने यूरोप से एग्रीकल्चर ले लिया है, जापान से ले लिया है। मान लो हमसे डील हो गया होता 15 दिन पहले, तो यूरोप जापान को एग्रीकल्चर देता नहीं? देता किसी हालत में। तो हो सकता है सब डील जानबूझ के डिले किया रहा हो 1-2 महीने, जब ट्रम्प बाकी लोगों से एग्रीकल्चर ले लेंगे फिर हमसे हम्म। बिना एग्रीकल्चर कर लेंगे। बट ये मेरा प्योर ख्याली पुलाव भी प्रूव हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है एक ये स्ट्रेटेजिक फैक्टर हो सकता है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शैलेश जी, बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच।